नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। टिहरी झील को एडवेंचर टूरिज्म हब बनाने पर सरकार का फोकस। एक्रो फेस्टिवल समापन समारोह में सीएम धामी बोले, प्रदेश में साहसिक पर्यटन और खेलों को दिया जा रहा बढ़ावा। उत्तराखंड बीजेपी में नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए सीएम धामी ने चला मास्टर स्ट्रोक। पार्टी नेताओं को जल्द मिलेगा दायित्व का तोहफा। सवाल, क्या बीजेपी की अंदरूनी कलह हो पाएगी शांत? उत्तराखंड में 1 से 15 फरवरी तक प्री एसआईआर को लेकर चलेगा विशेष अभियान। युवा और महिला मतदाताओं की डेटा मैपिंग पर रहेगा फोकस। 75% वोटर्स की मैपिंग पूरी। और रुद्रपुर में युवती से चलती कार में हुआ सामूहिक दुष्कर्म। कंपनी छोड़ने के नाम पर युवती को दी थी लिफ्ट। 2 आरोपी युवक गिरफ्तार। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत टिहरी की खबर के साथ, जहां पर्यटन विकास परिषद की तरफ से आयोजित 4 दिवसीय एक्रो फेस्टिवल और एसआईसी प्रतियोगिता के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। और इस दौरान सीएम धामी ने प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन, खेल गतिविधियों और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि टिहरी झील को एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। सीएम ने एडीबी समेत टिहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। टिहरी झील और टिहरी का आसपास का क्षेत्र हर दृष्टि से विकसित हो, हर दृष्टि से यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं हों, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर मिलकर। और अनेक प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित हो रही है। एक्रो स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताओं के होने से ये क्षेत्र पूरा देश के नक्शे पर और दुनिया के नक्शे पर आ गया है। इससे यहाँ की पहचान व्यापक रूप ले रही है। और आने वाले समय में अन्य बहुत सारे फेस्टिवल यहाँ पर होने जा रहे हैं। मार्च में भी यहाँ पर फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हमारी लोक संस्कृति, लोक विरासत, यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत अवसर मिलने वाले हैं। इससे यहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटन की गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी और ये क्षेत्र विकास के हर मानक पर आगे बढ़ेगा और ये समृद्धि के द्वार खोलने वाला होगा। और हर दृष्टि से हमारा प्रयास रहेगा कि ये पर्यटन के क्षेत्र में, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में, वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों के क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र बने जहाँ पर वर्ष भर प्रतियोगिताएं आयोजित हों। वहीं टिहरी में एक्रो फेस्टिवल के दौरान एक बड़ा हादसा होने से टला। पैराग्लाइडिंग इवेंट में उड़ान भर रहे 2 पैराग्लाइडर तकनीकी कारणों से अचानक झील में गिर गए। हालांकि मौके पर पहले से तैनात एसडीआरएफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते दोनों पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बीते कुछ समय से बीजेपी के अंदर असंतोष के सुर सुनाई दे रहे थे। कुछ नेता तो कुछ कार्यकर्ता अपनों से नाराज चल रहे थे। इसी नाराजगी को दूर करने का रास्ता सीएम धामी ने ढूंढ निकाला है। दायित्वधारियों की एक और सूची जारी होने वाली है। माना जा रहा है कि पार्टी में उठ रही आवाज को शांत करने के लिए यह मास्टर स्ट्रोक चला गया है। देखिए रिपोर्ट। दायित्वधारियों की लिस्ट तैयार, नाराजगी दूर होगी इस बार। धामी के पास हर मर्ज का इलाज, पार्टी में अब नहीं उठेगी आवाज। बीते कुछ समय से बीजेपी के भीतर नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब इनकी नाराजगी को दूर करने का रास्ता खोज निकाला गया है। खबर है कि दायित्वधारियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही इस लिस्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अब इस लिस्ट में किस किस के नाम हैं, इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के भीतर जो नेता नाराज दिख रहे थे, पार्टी के खिलाफ चल पड़े थे, उनकी आवाज को शांत कराने के लिए मास्टर स्ट्रोक चला गया है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं कि मैनेज करने में बीजेपी को महारत हासिल है। जब जब बीजेपी के भीतर से कोई आवाज उठती है, समय रहते उसे शांत करा लिया जाता है। अब बीजेपी का मैनेजमेंट सिस्टम ही इतना स्ट्रॉन्ग जो है।
अचानक से नेताओं को दायित्व बांटने की खबर का सामने आना ये जाहिर करता है कि पीछे कुछ समय से जो कुछ पार्टी में चल रहा है उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक चला गया है, क्योंकि बीजेपी बखूबी इस बात को समझ रही है कि 2027 की जंग नजदीक है और पार्टी नेताओं की नाराजगी यदि दूर नहीं हुई तो पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यही कारण है कि रूठों को मनाने की और उठ रही आवाज को शांत कराने की ये कोशिश की गई है। जानकारी के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार के स्तर पर दायित्वधारियों को लेकर मंथन किया गया है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। दायित्वधारियों की सूची पूरी तरह से तैयार है और हरी झंडी मिलते ही इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसमें किसके नाम शामिल किए गए हैं इसे लेकर सस्पेंस जारी है, लेकिन इतना तो साफ है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास हर मर्ज का इलाज है, क्योंकि पार्टी में उठ रही आवाज को कैसे शांत कराना है ये तोड़ सीएम धामी ने निकाला है। ऐसे में उम्मीद है कि जो नेता या कार्यकर्ता पार्टी के भीतर नाराज चल रहे थे उनकी नाराजगी इस कदम से कई हद तक दूर हो जाए और बीजेपी का रास्ता साफ हो जाए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देश भर में हेट स्पीच देने में नंबर 1 बता दिया गया। एक अमेरिकी संस्था के जरिए किए गए इस सर्वे में धामी नंबर 1 जरूर है, लेकिन खबर इतनी भर नहीं है। सवाल यह है कि क्या धामी ने बीजेपी की सियासी लाइन लेंथ को पकड़ लिया है और अपनी ही पार्टी के नेताओं से आगे निकल गए हैं। सवाल यह भी है कि क्या अब हेट स्पीच ही बीजेपी की सियासी मजबूरी भी बन चुका है। देखिए रिपोर्ट। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, डेमोग्राफिक चेंज, अवैध मजारों के खिलाफ अभियान, ये वो एजेंडा है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले तकरीबन 5 सालों से प्राथमिकता पर रखे हुए हैं। धामी के बयानों और कामकाज में उनका ये एजेंडा हर बार किसी न किसी तरह से झलक ही जाता है। यही वजह है कि हाल ही में हुए एक सर्वे में सीएम धामी को हेट स्पीच देने वाले नेताओं में सबसे ऊपर रखा गया है। अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी से चल रही संस्था सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की हेट स्पीच इवेंट्स इन इंडिया 2025 की रिपोर्ट बताती है कि सीएम धामी कुल 71 हेट स्पीच के साथ नंबर 1 पर है। इस रिपोर्ट को एक अलग पहलू के साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि सीएम धामी ने न सिर्फ अपनी लाइन पकड़ ली है बल्कि बीजेपी की सियासी मजबूरी भी जग जाहिर कर दी है। वही सियासी मजबूरी जिसमें हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना मजबूरी बन जाता है। हर बार हिंदू खतरे में बताना इसी सियासी मजबूरी का हिस्सा बन जाता है। बीजेपी शासित राज्यों की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्रियों को शायद सियासत का ये पैंतरा समझ में नहीं आ पाया, लेकिन धामी ने इस दाव में मानो पीएचडी कर ली है। भजन लाल शर्मा या फिर मोहन यादव, रेखा गुप्ता या फिर नायब सैनी, यहाँ तक कि सीएम धामी ने हेट स्पीच के मामले में यूपी के सीएम योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। दिलचस्प तो ये है कि सीएम धामी अब खुले तौर पर इस बात का ऐलान करने से भी नहीं चूक रहे कि वो ऐसे बयान देते हैं। अमेरिका की कोई एजेंसी है, कोई एनजीओ है, उन्होंने हमको बड़ा उसमें पूरे नंबर 1 पर कहीं रखा है कि सबसे ज्यादा हमने जो है इसमें इस प्रकार की बातें करी है, हेट स्पीच जिसको बोलते हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर क्या अवैध घुसपैठ होनी चाहिए? उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण होना चाहिए? क्या उत्तराखंड के अंदर दंगा रोकने वालों के लिए कानून, दंगा करने वालों के लिए कानून नहीं होना चाहिए? उत्तराखंड में अतिक्रमण करने वालों को अतिक्रमण नहीं हटाया जाना चाहिए? हमारी बहन बेटियों के साथ जो लव जिहाद का खेल खेलकर आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं और हमारे हजारों एकड़ जमीनों को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत उन पर कब्जा कर लेते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे कुकृत्य करते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य असुरक्षित हो रहा था। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित उत्तराखंड दें, उनको विरासत में कोई संदेह न दें, किसी प्रकार की शंका न दें, किसी प्रकार का कोई भय न दें? ये मेरे साथ साथ समूचे उत्तराखंड की जिम्मेदारी है, सबका संकल्प है। और मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते अगर मैं इन बातों को करता हूं, आप इसको हेट स्पीच की संज्ञा देते तो मुझे स्वीकार है। आप जो भी कहेंगे हम स्वीकार करते हैं कि भाई आप इसको अगर हेट स्पीच मानते हैं कि मैं अपनी
बहन बेटियों के साथ किसी प्रकार का उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। यहाँ के देवत्व के साथ कोई समझौता नहीं होने दूंगा। यहाँ के जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे। राज्य की जो डेमोग्राफी है उसको खराब नहीं होने देंगे। इसको आप ये संज्ञा देते हैं। जाहिर है कि एक विदेशी एनजीओ जिसे हेट स्पीच बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यही सियासी मजबूरी बन चुका है। इस बात को न सिर्फ सीएम धामी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से बेहतर तरीके से समझ लिया है, बल्कि इस लाइन पर चलते हुए बहुत आगे भी निकल गए हैं। शायद साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की राह भी इसी इरादे से टटोली जा रही है। जैसे जैसे उत्तराखंड पर बोझ बढ़ रहा है, वैसे वैसे मंत्रियों की भी मौज बढ़ती जा रही है। बड़ी हैरानी की बात है कि छोटा सा प्रदेश जो 80,000 करोड़ के कर्ज तले दबा है, लेकिन माननीयों के खर्च में कटौती के बजाय और कई गुना खर्चा ही बढ़ाया जा रहा है। अब मंत्रियों को खर्च करने के लिए हर महीने मिलेंगे 90,000 रुपए। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मंत्रियों की बल्ले बल्ले, बढ़ा खर्चा तो बढ़ गया भत्ता। मंत्रियों को हर महीने मिलेंगे 90,000। उत्तराखंड पर बढ़ता जा रहा बोझ, माननीय ले रहे मौज। उत्तराखंड पर 80,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है, लेकिन लगता है कि माननीयों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी विधायकों की सैलरी बढ़ जाती है तो कभी मंत्रियों का भत्ता बढ़ा दिया जाता है, मानो मंत्रियों की लॉटरी लग रही हो। उत्तराखंड में भले ही सरकार आर्थिक संकट और कर्ज को लेकर परेशान हो, लेकिन माननीयों के खर्चे में किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही। विधायक से लेकर मंत्रियों पर आने वाले खर्चों को कई गुना तक बढ़ाया जा रहा है। अब की बार उत्तराखंड के मंत्रियों को मिलने वाले यात्रा भत्ते में बड़ा इजाफा किया गया है। राज्य सरकार ने मंत्रियों की यात्रा भत्ते में 30,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। मंत्रियों को यात्रा भत्ता पहले 60,000 रुपए मिलता था, जिसे बढ़ाकर 90,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि मंत्रियों को अब यात्रा करने के लिए 30,000 रुपए और अधिक मिलेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि पहले से ही बोझ के तले दबा जा रहा उत्तराखंड आखिर ये खर्च कहां से वहन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो मंत्री अपने प्रभारी जिलों का भी दौरा नहीं करते, फिर भत्ता क्यों बढ़ाया गया? बता दें कि माननीयों पर ये मेहरबानी पहली बार नहीं, बल्कि समय समय पर देखने को मिलती रही है। अगस्त 2024 में भी सरकार ने विधायकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी सैलरी और वेतन भत्ता बढ़ाया था। 2024 से पहले विधायकों को वेतन भत्ता सहित 2,90,000 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर करीब 4 लाख रुपए कर दिया गया। इससे पहले साल 2023 में धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में वृद्धि की थी। तब धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में करीब 45,000 रुपए की वृद्धि की। इसके अलावा साल 2025 में भी धामी सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि की। इन सबके बीच बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर माननीयों पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है? उत्तराखंड कंगाली की ओर बढ़ रहा है और यहाँ विधायकों और मंत्रियों पर मेहरबानी भी बढ़ती जा रही है। 80,000 करोड़ का कर्ज लिए घूम रहा उत्तराखंड, जिसे और कर्ज तले दबाने की तैयारी यहाँ के माननीय करते नजर आ रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत उत्तराखंड में प्री एसआईआर को लेकर 1 से 15 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बीएलओ आउटरीच अभियान के दूसरे चरण में युवा और महिला मतदाताओं की मैपिंग पर खास फोकस रहेगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत चरण में प्रदेश के 75% मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। वर्तमान मतदाता सूची की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग की जा रही है। राज्य में निर्वाचन विभाग की ओर से सभी मतदाताओं का जो एसआईआर से पूर्व की मैपिंग की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है और वर्तमान में एसआईआर के प्रारंभ से पहले सभी मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया की प्रगति भी अभी अच्छी प्रतीत हो रही है। पूरे राज्य में 75% तक मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है आज की प्रगति के अनुसार, और इसमें और बेहतर होने की भी संभावना है। 2 जनपदों में अभी प्रगति थोड़ी सी कम प्रतीत हो रही है। देहरादून जनपद में, जहां पर
57% का प्रगति मैपिंग में पाई गई है। और इसके उपरांत जो सेकेंड जनपद है वो उधम सिंह नगर, जहाँ पर 59% का मैपिंग का प्रगति अब तक हो पाया है। इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ताकि SIR जब प्रारंभ होता है तो उसमें और सहायता और सहूलियत मतदाताओं के लिए और हमारे BLO के लिए आसानी से हो सकता है। गदरपुर में इस कदर गदर मचा है कि बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे को देहरादून तक का सफर तय करना पड़ा। जमीन कब्जाने के आरोप में अरविंद पांडे ने उत्तराखंड के DGP से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके साथ ही आरोप सिद्ध होने पर राजनीति छोड़ने तक की बात उन्होंने कही है। यानी बात इतनी बढ़ चुकी है कि पांडे जी संन्यास लेने को तैयार हैं। देखिए रिपोर्ट। पांडे जी हो गए परेशान, गदरपुर में मचाया गदर, दून तक का तय किया सफर, DGP से निष्पक्ष जांच की मांग, क्या निकलेगा कोई समाधान? उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की सियासत में बड़ा नाम बीजेपी विधायक अरविंद पांडे इन दिनों काफी परेशान चल रहे हैं। गदरपुर में इस कदर गदर मचा है कि पांडे जी को देहरादून तक का सफर तय करना पड़ा। जमीन कब्जाने के आरोप में घिरे अरविंद पांडे दौड़े दौड़े देहरादून पहुंच गए और यहां उन्होंने उत्तराखंड के DGP से मुलाकात कर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। कुछ मेरे चाचा के लड़के हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा कायम हुआ है। मैं उस मुकदमे को मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे खिलाफ कोई झूठा मुकदमा हुआ है, मैं इसको कहने नहीं आया हूँ। मैं तो मात्र इससे प्रदेश के DGP मिस्टर दीपम सेठ जी से मिलके इतनी बात कहने आया हूँ कि उस मुकदमे का लाई डिटेक्टर कराया जाए। इतना ही नहीं, विधायक जी तो अपने ऊपर लगे आरोपों से इतने आहत हो गए हैं कि उन्होंने आरोप सिद्ध होने पर राजनीति से ही संन्यास लेने की बात कह दी। अब जो भूमाफिया का तगमा मेरे पे लगा है, मैं सबको कहना चाहूँगा कि बहुत ज़मीन पे जाके इन चीज़ों को सबको समझने की आवश्यकता है कि 30 साल के राजनीतिक सफ़र में क्या 30 फीट ज़मीन कब्जाने का मेरे पे लागू लगने से मैं भूमाफिया हो गया। मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि जिस दिन ये आरोप मेरे पे सिद्ध हो गया कि मैं भूमाफिया हूँ, मैं उत्तराखंड की जनता के सामने कभी मुँह नहीं दिखाऊँगा। चुनाव लड़ना तो बहुत बड़ी बात हो गई। अरविंद पांडे का यूं परेशान होना कई और इशारा करता है, क्योंकि पांडे जी विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में अलग ही दबदबा रखते हैं। गदरपुर में तो इनकी तूती बोलती है और बीते कुछ दिनों में जिस तरह का माहौल इन्होंने पैदा किया है वो उनकी पार्टी के लिए ही मुश्किलें पैदा करने वाला रहा। इस बीच काशीपुर के मेयर दीपक बाली की CM धामी को लेकर किए गए खुलासे में जिसमें इशारा अरविंद पांडे की तरफ ही रहा, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के ही नेता गगन कंबोज का दीपक बाली के बयान को खारिज करना, ये सब कुछ बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला रहा, क्योंकि ये सभी नेता पार्टी फोरम पर भी अपनी बात रख सकते थे। बजाय इसके मीडिया में इन्होंने बयान दिया, जिससे सियासत में और हलचल पैदा हो गई। पांडे जी इतने परेशान हो गए कि देहरादून तक पहुंच गए और अपने ऊपर लगे आरोपों के निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे। अब भले ही ये मसला कुछ और हो और पार्टी का मसला कुछ और, लेकिन सेंटर में तो पांडे जी ही फंसे हैं। चाहे जमीन कब्जाने का आरोप हो या फिर CM धामी को चुनाव हराने के लिए साजिशकर्ता के नाम का खुलासा हो। उत्तराखंड वन विभाग ने मानव वन्य जीव संघर्ष पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मानव वन्य जीव संघर्ष के क्षेत्रों की पहचान, फिलहाल जंगली जानवरों के आतंक से बचने के लिए उठाए जा रहे कदम, प्रौद्योगिकी का उपयोग, मुआवजा प्रणाली समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने इसकी रोकथाम के लिए अपने अपने सुझाव भी दिए। प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा ने बताया कि इन सुझावों को दिल्ली में होने वाली पार्लियामेंट कमेटी की बैठक में पेश किया जाएगा। मानव वन्य जीव संघर्ष अभी इतना ज़्यादा समस्या हो गया है, इवन भारत सरकार में भी इसको संज्ञान में लिया गया है। अभी पार्लियामेंट सेशन में है, तो एक पार्लियामेंट कमेटी का बैठक होने जा रहा है दिल्ली में, तो उसके लिए हमको ये कहा गया भी है एवं उसके हमारा साथ भी ऑलरेडी ये प्रोग्राम में भी था कि उस मीटिंग से जाने से पहले हमने यहाँ पर एक स्टेक होल्डर्स मीटिंग कर लें
ताकि हमको बहुत सारे सुझाव मिले, फीडबैक मिले कि वन विभाग कैसे काम कर रहा है एवं इस समस्या को तुरंत निवारण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ताकि भारत सरकार के सामने उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए किया जाए। तो इसलिए आज का ये कार्यक्रम हो रहा है एवं इसमें जैसे गांव के लोग भी आ रखे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में हमारा वन पंचायत से, ग्राम पंचायत से, मीडिया भी है एवं एक्सपर्ट्स भी आ रखे हैं। चमोली जिले के पांडुकेश्वर न्याय पंचायत क्षेत्र में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विभागों के स्टॉल के साथ साथ मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। इन शिविरों में लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया, साथ ही समस्याओं का समाधान भी मिला। रुड़की में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि महात्मा गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर उन्होंने देश को आजादी दिलाई। पार्टी हमेशा गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। आज भारत के लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन कुछ लोगों ने महात्मा गांधी की जान ली थी, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो आज भी हमारे दिल में जीवित है। और भारत की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। बिना गांधी के भारत के विषय में कोई सोच नहीं सकता, और गांधी की विचारधारा के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। वहीं रुद्रपुर से चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ट्रांजिट कैंप कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ड्यूटी पर जाने के लिए खड़ी थी। इसी दौरान 2 युवक उसे कंपनी छोड़ने की बात कहकर कार में बैठा कर ले गए। आरोपी की युवती को कंपनी न ले जाकर चलती कार में ही उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ट्रांजिट कैंप थाने में एक लड़की के द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी। उस एप्लीकेशन के आधार पर थाने में 70(1) और 351(2) बीएनएस की धारा के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया। उसमें 2 आरोपी थे, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सर, जो कार भी बरामद हुई, इनके पास से घटना में प्रयुक्त वाहन कार बरामद हुई है। टिहरी में डॉक्टरों के रेफर गेम के चलते महिला की मौत का मामला सामने आया है। जिला चिकित्सालय से एक महिला को हायर सेंटर रेफर किए जाने में देरी से महिला की रास्ते में ही मौत हो गई, जिससे परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा। जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल जो है रेफर सेंटर बना हुआ है और आप देख रहे हैं कई वर्षों से लगातार यहाँ से हॉस्पिटल के कर्मचारियों की वजह से बहुत सारी डेथ हो रही है। आज हमारे वाल्मीकि समाज की एक महिला की जो डेथ हुई, जिसमें हम लोग पिछले सुबह से यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं। और सीएमओ साहब, ऐसा कौन सा वीआईपी है, ऐसा कौन सा वो वीआईपी है जिसका नाम छुपा रहे हैं? ऐसा कौन सी, इसका अर्थ है इनकी लॉग बुक इन्होंने नहीं भरी हुई है, इसका अर्थ इन्होंने हाजिरी अटेंडेंस नहीं भरी हुई है। अगर इनको नाम नहीं पता तो सीएमओ साहब पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं हरिद्वार में सार्वजनिक दीवारों और इमारतों पर छपे इश्तहार प्रशासन के स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे हैं। यहां हाईवे और मुख्य चौक चौराहों पर लोग बिना परमिशन अवैध रूप से दीवारों को विज्ञापनों के पोस्टर से पोत रहे हैं, जिसकी वजह से शहर की सुंदरता पर दाग लग रहा है। हरिद्वार डीएम ने ऐसे विज्ञापन लगाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अभी हमने रिसेंटली ये ट्रेंड नोटिस किया है कि जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं या जो सार्वजनिक दीवारें हैं, ऑफिसेज की दीवारें हैं, बाउंड्रीज हैं, वहाँ पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से या पोस्टर्स के माध्यम से लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। इसमें एनएच को और सभी विभागों को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि उसमें विधिक कार्रवाई भी करें, और जो लोग डिफेसमेंट कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का, उस पर लीगल एक्शन लेकर जुर्माना करें या अन्य जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती है उसको सख्त करें। दिनेशपुर में बिजली विभाग की टीम ने घर घर जाकर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही लोगों को स्मार्ट मीटर के फायदे भी गिनाए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिल में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक बिल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर गरीबों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं जो कि यहाँ पे ये जो है बहुत ही गरीब इलाका है। यहाँ पे जो है बहुत ही अनपढ़ लोग भी रहते हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास मोबाइल तक भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी गरीब जगहों पर स्मार्ट मीटर लगाना ये जो है औचित्य नहीं बनता है। इस मामले में मैं अपने शीर्ष नेताओं से बात करूँगा
और बात करके कोई ना कोई हल ऐसा ज़रूर निकलेगा जिससे कि ये मीटर अभी इस वक्त ना लगाए जाए। लगाए जा रहे हैं, पूरे उधमसिंह नगर में लगाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षा में लग भी चुके हैं, हमारे गदरपुर में अभी इतने नहीं लगे, पर यहाँ भी काम शुरू हो गया। और स्मार्ट मीटर से कोई नुकसान नहीं है। स्मार्ट मीटर लगने से लोगों के बिल सही हो जाएंगे। जिन लोगों की समस्या थी कि हमें टाइम से बिल नहीं मिलते, उनके बिल ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, बिल खराब होने की समस्या खत्म हो जाएगी। मंगलौर कोतवाली में आगामी त्योहारों के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहारों को मनाने की अपील की। वहीं सीओ विवेक कुमार ने बताया कि 1 फरवरी से रविदास जयंती की यात्राएं नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में निकाली जाएगी। इस दौरान प्रशासन की तरफ से कड़ी नजर बनी रहेगी। सर्वविदित है कि 1 फरवरी 2026 को आगामी 1-2 दिनों में अन्य यात्राएं भी रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जो की जा रही हैं, उसी के संबंध में गोष्ठी जो है वो हमारे द्वारा आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान और जो संबंधित रविदास जयंती कमेटी से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने प्रतिभाग किया और इस संबंध में शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाने और उससे संबंधित अगर कोई समस्या है उसके बारे में बताने के लिए जो है निर्देश निर्गत किए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। टिहरी झील को एडवेंचर टूरिज्म हब बनाने पर सरकार का फोकस। एक्रो फेस्टिवल समापन समारोह में सीएम धामी बोले, प्रदेश में साहसिक पर्यटन और खेलों को दिया जा रहा बढ़ावा। उत्तराखंड बीजेपी में नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए सीएम धामी ने चला मास्टर स्ट्रोक। पार्टी नेताओं को जल्द मिलेगा दायित्व का तोहफा। सवाल, क्या बीजेपी की अंदरूनी कलह हो पाएगी शांत? उत्तराखंड में 1 से 15 फरवरी तक प्री एसआईआर को लेकर चलेगा विशेष अभियान। युवा और महिला मतदाताओं की डेटा मैपिंग पर रहेगा फोकस। 75% वोटर्स की मैपिंग पूरी। और रुद्रपुर में युवती से चलती कार में हुआ सामूहिक दुष्कर्म। कंपनी छोड़ने के नाम पर युवती को दी थी लिफ्ट। 2 आरोपी युवक गिरफ्तार।